यूज करता है CO2 को रिड्यूस करने में, और तब उससे बनाता है ग्लूकोज। लेकिन फाइनली खाएगा सब ग्लूकोज ही। मतलब ये ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी ग्लूकोज ही खाएगा, एक ग्रीन प्लांट भी ग्लूकोज ही उसको में चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें इसका एग्जांपल, जैसे मैंने लिया सल्फर बैक्टीरिया, तो ये भी ग्लूकोज ही यूज करेगा। तो फाइनली फूड रिमेन्स सेम, फूड इज नॉट डिफरेंट फॉर देम, द मैकेनिज्म इज डिफरेंट कि हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग। तो ये सारे के सारे कौन हो गए? ऑटोट्रॉफ, जिसमें से ये हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ, ये हो गया केमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ का एक एग्जांपल मैंने लिखा ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, बाकी सारे ग्रीन प्लांट्स सभी हो जाएंगे कॉमन जितने प्लांट्स हैं। यहाँ पर स्पेसिफिक मैंने लिखा, इस पॉइंट को समझना है। सल्फर बैक्टीरिया इज अ केमो ऑटोट्रॉफ एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया इज अ फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि क्वेश्चन का ऑप्शन उस पर डिपेंड करेगा। ये नहीं पूछेगा कि प्लांट में क्या होता है, ये सब पता है। ठीक है, तो पहले आप ऐसे लिखोगे, इस पॉइंट को इसके नीचे लिखना है, और तब मैं अभी स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ। All livings are an open system. Matter is nutrition is the process for intake of matter in the form of glucose, in the form of food. Glucose is the most common organic food. Most common organic food. Autotrophs can produce glucose by reducing CO2. CO2 reduction is an endergonic process. Endergonic मतलब endothermic. CO2 reduction is an endergonic process, so requires energy. Next point, photoautotrophs uses light energy for reducing CO2.
केमो ऑटोट्रॉप्स uses energy of inorganic oxidation to reduce CO2। मेरे ख्याल से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं CO2 रिडक्शन की ही बात कर रहा हूं। मैं कहीं पर भी पूरा रिएक्शन नहीं अभी तक लिखा। मैंने नहीं लिखा CO2 प्लस H2O, क्योंकि ये H2O भी हो सकता है, H2S भी हो सकता है, या सीधा फ्री H प्लस भी हो सकता है। क्योंकि पर्पस क्या है, CO2 को रिड्यूस करना है। तो CO2 को रिड्यूस करना है तो H प्लस चाहिए। अब वो H प्लस कहीं पर वाटर से भी आ सकता है, कहीं पर वो H2S से भी आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोसेस मेन क्या है कि CO2 का रिडक्शन होना चाहिए, बिकॉज CO2 गेट्स रिड्यूस टू फॉर्म ग्लूकोज। ये अलग बात है कि वाटर वहां पे इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर वाटर इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, वाटर नहीं इन्वॉल्व होगा तो ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। तो वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में समझेंगे उस पार्ट को। तो पहले हम लोग ये यहाँ पर देखें, तो ये हमारे पास बेसिक मिला कि ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। अब हम लोग देखें यहाँ पे जो लास्ट मैंने लिखा था उस पॉइंट को मैं अलग से मेंशन दे रहा हूँ कि ग्रीन सल्फर सर जो बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉप्स है हमारा आवाज पूरा कट गया, नहीं हेलो आया। आप फिर से बोलो। सर जो ऑटोट्रॉप्स है वो केवल इनऑर्गेनिक जो ऑटोट्रॉफ है उसके आगे बोलो। सर जो ऑटोट्रॉप्स है केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा। ऑटोट्रॉफ्स यस सर। कहाँ से बात तुम्हारे माइंड में आ गया? कहाँ ऐसा लिखा हुआ है? जो बात कहीं से आया ही नहीं, कहीं से कुछ उठा के बोल देते हो जी। कहाँ ऐसा कहीं पे एक जगह कहीं पे मैंने सिर्फ लिखा है कि ऑटोट्रॉफ जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेता है। कहाँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले रहा है ऑटोट्रॉफ? एक तो तुम ऑटोट्रॉफ में कुछ क्लियर बोल नहीं रहे हो कि फोटो ऑटोट्रॉफ बोल रहे हो कि केमो ऑटोट्रॉफ बोल रहे सर हम हो। बोलो बोलो, फिर से बोलो। बोलो ना, बोल नहीं रहे हो। सर जो ऑटोट्रॉप्स है वो केवल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों पे सर वीडियो ठीक नहीं आ रहा है। वीडियो में बिल्कुल सही आ रहा है, थोड़ा सा पोजीशन चेंज कीजिए। बाकी लोगों का सबका गलत गड़बड़ आ रहा है। नहीं सर, पहले आया था ठीक है सर। हाँ, अभी तो खैर ये कोई बहुत डायग्रामेटिक है भी नहीं, आप सुन रहे हो। अगर कुछ से रुका है तो पढ़ाई को बार बार नहीं रोकते हैं। अभी जो पूछ रहे थे क्वेश्चन पहले तुम करेक्ट करो कि वो जो है आप जनरलाइज करके बायोलॉजी मत पढ़ा कीजिए, क्योंकि ना ये जनरलाइज करके जैसे आप कुछ भी स्टेटमेंट में यूज कर देंगे। बी स्पेसिफिक इन स्टेटमेंट। डिपेंड करना मतलब क्या होता है? तो कोई बहुत सारे चीज पे हम लोग डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग फूड खा रहे हैं, तो मैंने अभी बोला कि मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिक फूड है ग्लूकोज। तो आप कहोगे सर लेकिन कैसे सर, फिर तो हम लोग आयरन भी लेते हैं सर, हम लोग ये भी लेते हैं, सल्फर भी लेते हैं, मैग्नीशियम भी लेते हैं, आयोडीन भी खाते हैं। आप कह रहे हैं थे, अरे जिस न्यूट्रिशन की बात हो रही है उस पर हम बात करेंगे ना। ऐसे यूजली कोई भी वर्ड नहीं यूज की। प्रोसेस समझने में ध्यान लगाइए। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पहले ये समझे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। अब हम लोग समझे कि जब यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक तो हो गया कि जिसमें ये ग्लूकोज
का सिंथेसिस वो खुद से ये काम कर सके, मतलब अपना ऑर्गेनिक जो उसका फूड है वो खुद से बना सके। अब हम लोग सेकेंड एस्पेक्ट देख रहे हैं कि अभी ऐसा भी ग्रुप होगा जो इस ऑर्गेनिक फूड को खुद से नहीं बना पाएंगे। तो अगर वो नहीं बना पा रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे कि नाउ इट इज अ हेटेरोट्रॉफ। जब वो नहीं बना पा रहा है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसको नहीं चाहिए तो उसको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली जिसने बनाया है उसी से लेगा, या किसी और से भी ले सकता है, किसी और के पास है तो उससे वो ले सकता है। तो इसीलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि हेटेरोट्रॉफ का सिंपल सा मतलब ये है कि जो अपने ऑर्गेनिक फूड को मतलब ग्लूकोज को CO2 के से रिड्यूस करके नहीं बना सकता है, तो अब ये किसी और मेथड से लेगा, तो उस मेथड को हम लोग देखेंगे और उसके बेसिस पर देखेंगे हेटेरोट्रॉफ। अब देखो, तो इसीलिए जो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यहाँ पर 3 तरह का होता है कॉमनली। एक को हम लोग कहते हैं यहाँ पर होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरे को हम लोग कहते हैं सैप्रोबिक न्यूट्रिशन, और तीसरे को हम लोग कहते हैं यहाँ पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो अब ये ऑर्गेनिक फूड को किसी और से लेना है, वो कैसे लेना, उसमें सबसे पहले आते हैं होलोजोइक। होलो का मतलब है होल, टोटल। तो अगर हम देखें कि कोई भी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें there is intake of solid food and the solid food is taken by a living organism। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है ये, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ये यहाँ पर अगर सॉलिड फूड को एनगल्फ कर रहा है तब हम लोग इसे कहेंगे कि इट इज ए टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये हो गया लूजली, एक सिर्फ लिटरल मीनिंग हुआ। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम तब कहते हैं जब इस न्यूट्रिशन में फर्स्ट स्टेप यहाँ पर होता है इंजेशन, दैट इज द एंट्री ऑफ फूड। सेकेंड स्टेप होता है यहाँ पर डाइजेशन, बॉडी के अंदर डाइजेशन। द नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन, द नेक्स्ट इज एसिमिलेशन, एंड नेक्स्ट इज इजेशन। देखो, तो जब ये होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग ये देखेंगे कि सॉलिड फूड मटेरियल इज एनगल्फ्ड एंड इट इज कंप्लीटेड इन दिस 5 स्टेप्स, और ये स्टेप इसी ऑर्डर में होगा कि पहला स्टेप इंजेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, तब एसिमिलेशन, तब इजेशन। अब हम लोग देख रहे हैं सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। लूज वर्ड में तो हम लोग इसे कह देते हैं कि इट इज फीडिंग ऑन डेड एंड डिकेइंग। ठीक है, it is feeding on dead and decaying matter। लेकिन यहाँ पर इस न्यूट्रिशन को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। सपोज करो कि ये कोई एक डेड बॉडी है, कोई एक एनिमल है जो डेड हो गया, उस डेड एनिमल का वो डेड बॉडी वहां पर पड़ा हुआ है। अब इस डेड बॉडी को खाने के लिए एक आया वल्चर। वल्चर समझते हैं या क्रो, मान लो एक क्रो है, वो उस डेड एनिमल को खा रहा है। और दूसरा इसको खाने के लिए मान लो कि यहाँ पर आया कोई फंगस या कोई बैक्टीरिया, ये वही डेड बॉडी है, इसी डेड बॉडी को दोनों खा रहा है, क्रो भी खा रहा है, फंगस भी खा रहा है। तो यहाँ पे डेड एंड डिकेइंग बॉडी को तो खा रहा है, तो क्या हम कह रहे हैं कि ये क्रो और फंगस दोनों का दोनों सैप्रोबिक न्यूट्रिशन है, या दोनों में कोई अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन? कोई बताओ सोच कर क्या है? क्रो और फंगस दोनों को हम सैप्रोबिक न्यूट्रिशन होगा या दोनों का अलग कुछ मेथड? अलग अलग होगा सर। क्या अलग है? कौन क्या क्रो है? सर फंगी, क्रो होलोजोइक है सर, फंगस सर सैप्रोबिक फंगी है। उसको कैसे, ये कैसे आप कंक्लूड करेंगे? सर कैसे? फंगस सर फंगी फंगी बाहर में उसको डाइजेस्ट करके तब इनगल्फ करता है, और क्रो इनटेक सॉलिड फूड को करता है सर। अच्छा, तो
उससे फिर क्या फर्क हो गया, मतलब कैसे, तो फिर हम होलोजोइक और सैप्रोबिक में क्या अंतर करेंगे? ऐसे करता है, वेरी गुड। तो आप मुझे बताओ कि सैप्रोजोइक में पहले डाइजेशन सब्स्टिट्यूशन होगा और कोई बोलो। और होलोजोइक में में सर पहले इंजेक्शन होता है तब डाइजेशन होता है, और सेप्रोबोइक में ठीक है, पहले डाइजेशन तब इंजेक्शन होता है सर। तो इसमें फंगस में कहाँ पर डाइजेशन हो रहा है? बाहर ही डाइजेस्ट करके वो लेता है सर। देखो दोनों लोग सही बताए हैं। फंगस के केस में अगर हम देखें तो ये जो वर्ड है ना, डेट एंड डिके, ये पहले से थोड़े डिके कर रहा था। डिके इसलिए हुआ कि फंगस ने पहले एंजाइम रिलीज किया। इस एंजाइम के कारण अब ये जो बॉडी था यहाँ पे, जो भी प्लेस था, उसका डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेकिंग मतलब डाइजेशन शुरू हुआ। और डाइजेशन होने के बाद डाइजेस्टेड फूड को अब ये यहाँ से लेना है। मतलब हम लोग क्या देखे कि यहाँ जो फर्स्ट स्टेप है, दैट स्टेप इज डाइजेशन। और ये डाइजेशन हो कहाँ रहा है, तो दैट डाइजेशन इज एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल है, बॉडी के बाहर हो रहा है। डाइजेशन होने के बाद सेकेंड स्टेप है यहाँ पर इंजेक्शन। डाइजेशन होने के बाद वो बॉडी में आया, इंजेक्शन होने के बाद बाकी स्टेप वैसे ही लिखेंगे, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर डिजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर होलोजोइक और सैप्रोबिक में it does not depend on what is eaten, it depends on how it is eaten। मेन पॉइंट ना ये क्या खाता है इस पे डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है कैसे खाता है। तो क्रो ने क्या किया होगा कि क्रो ने उस प्लेस को कट किया, उसको एनगल्फ किया, पहला स्टेप कर दिया इंजेक्शन। फिर क्रो के बॉडी के अंदर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन और ये सब हुआ। तो इसीलिए क्रो क्या हो गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन। फंगस ने क्या किया, अपने एंजाइम्स रिलीज किए, पहले उसने डाइजेस्ट किया और तब इंजेक्शन हो रहा है। तो इसीलिए फंगस में हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर ये सैप्रोबिक न्यूट्रिशन है। तो सैप्रोबिक न्यूट्रिशन में ऑलवेज देयर इज एक्सटर्नल डाइजेशन एंड इंजेक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर डाइजेशन। तो इस मेथड को हम लोग कहेंगे सैप्रोबिक। अब यहाँ दो टर्म सुनते होंगे, कभी सैप्रोफाइट, सैप्रोजोइक, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोजोइक। ये कोई अलग टर्म नहीं है। सैप्रोबिक, बिक मतलब लिविंग। अगर ये सैप्रोबिक न्यूट्रिशन कोई प्लांट करे तो उसको कहने के लिए सैप्रोफाइट, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। और सैप्रोजोइक, अगर ये न्यूट्रिशन कोई एनिमल करे तो कहते हैं सैप्रोजोइक। तो फाइट मतलब प्लांट एंड जोन मींस एनिमल। तो प्लांट अगर ऐसा करे तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, एनिमल अगर ऐसा करे तो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोबिक न्यूट्रिशन एक कॉमन टर्म हुआ और इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं, प्लांट के द्वारा हो तो सैप्रोफाइटिक, एनिमल के द्वारा हो तो उसे कह देंगे सैप्रोजोइक। लेकिन अगर हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो करें तो उसके हिसाब से ये प्लांट और एनिमल का फीचर नहीं है, ये प्योरली फंगस का फीचर है और कुछ बैक्टीरिया का फीचर है। तो आप ये देखो, इस किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या था, फंगस प्लांट के अंदर ही था ना, बैक्टीरिया भी प्लांट के अंदर ही था। तो इसीलिए ये सब वहां पर प्लांट वाले ग्रुप में था, इसीलिए ऐसा टर्म हम लोग अभी भी यूज करते हैं। ये हो गया यहाँ पर सैप्रोबिक न्यूट्रिशन। मैं एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ। और पैरासिटिक, तो पैरासिटिक से पहले इतना स्टेटमेंट लिखवा देता हूँ, फिर पैरासिटिक एक्सप्लेन कर। ठीक है, in holozoic nutrition solid food material is engulfed and digestion is internal। नेक्स्ट देखो,
In saprobic nutrition, digestion is external through ectoenzymes. Ingestion takes place after digestion. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये टर्म यूज कर रहे हैं। अब देखो पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो टर्म है वो टर्म ही हम लोग यूज करते हैं कि इफ एनी ऑर्गेनिज्म गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर व्हाइल लिविंग ऑन दैट, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे से ले रहा है न्यूट्रिशन तब जब वो उसी पर रहता हो या उसी में रहता हो। तो इसीलिए यहाँ पर पैरासाइट्स दोनों हो सकते हैं, एक्टोपैरासाइट्स भी और एंडोपैरासाइट्स। मतलब ये जिस पर डिपेंडेंट है, इट गेट्स बोथ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म। अदरवाइज क्या हो रहा है कि मान लो आप दूसरे कंडीशन को देखो, होलोजोइक को, कि ए लायन इज डिपेंडेंट ऑन डियर, लेकिन वो क्या किसके लिए, फूड के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन इस डिपेंडेंसी में हम लोग ये देखेंगे कि इट इज ओनली टेकिंग इट एज अ फूड, बट डियर इज नॉट यूज्ड एज शेल्टर। बट मान लो कि कोई लीच है, कोई लाइस है, वो अगर कोई एक ऐसा रह रहा है डियर के बॉडी पर, तो वो वहां पर उसका पैरासाइट हुआ, क्योंकि वो उसी से शेल्टर भी ले रहा है और उसी से फूड भी ले रहा है। इसमें कुछ एग्जांपल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूँ। यहाँ तक मिटा सकते हैं, लिख लीजिए पैरासिटिक के बारे में, पैरासिटिक हेडिंग देकर, या अगर आपकी कॉपी में वहीं पर जगह है तो लिख लो। The organism gets its nutrition from other organism while getting shelter also. अब देखिए, अब इसमें हम लोग इसमें एग्जाम्पल को देखें तो पैरासाइट कई तरह के होते हैं। जैसे एक है टेम्पररी पैरासाइट। टेम्पररी पैरासाइट हम किसको कह सकते हैं, मान लो मॉस्क्यूटो, तो मॉस्क्यूटो हमारे लिए टेम्पररी पैरासाइट है ना। मॉस्क्यूटो कंप्लीटली हमारे ही बॉडी पे नहीं रहता, उसका अपना भी एक हैबिटेट है, वो एग लेइंग कहीं और करता है, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ फूड इट कम्स ऑन आवर बॉडी। तो इसीलिए वो ये कैसा हो गया, मॉस्क्यूटो एक तरह का टेम्पररी, या इसी को कहते हैं इंटरमिटेंट, इट इज एन इंटरमिटेंट पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट, अब हो सकता है कोई एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के बाहर रह रहा है। तो एक्टोपैरासाइट में हम लोग अगेन मॉस्क्यूटो को भी रख सकते हैं, इसके साथ साथ हम लीच को भी रख सकते हैं, इसके साथ साथ हम लाइस को भी रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे हो गए एक्टोपैरासाइट। नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। अब देखो जो बॉडी के अंदर है तो उसको हम लोग कह दिए एंडोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट का भी बहुत सारा लेवल है, देखो कैसे कैसे।
जैसे अगर हम कहें एक ब्लड पैरासाइट कि बॉडी के अंदर है, कहां पर है, तो ब्लड में है। तो ब्लड पैरासाइट का एक कॉमन एग्जांपल है सिस्टोसोमा, इसको कहते ही है ब्लड फ्लूक। नेक्स्ट हो सकता है कि किसी टिश्यू में है। अगर टिश्यू पैरासाइट का एग्जांपल पूछा जाए तो हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं फैसियोला, फैसियोला हेपेटिका, ये एक एग्जांपल हो गया जो हम लोग देख रहे हैं टिश्यू लेवल पर है। अब हम लोग कह सकते हैं सेल पैरासाइट, जो सेल के अंदर रहता हो। तो सेल पैरासाइट में आपके पास एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है, या तो वो आरबीसी में रहता है या वो रहता है लिवर सेल में। तो आरबीसी भी एक सेल है, लिवर सेल भी। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सेल पैरासाइट और सेलुलर पैरासाइट। एक टर्म और यूज होता है लास्ट में, इसे हम कहते हैं हाइपर पैरासाइट, जो पैरासाइट इन पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का मतलब हो गया पैरासाइट इन पैरासाइट, पैरासाइट के अंदर कोई पैरासाइट हो तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक तरह का हाइपर पैरासाइट है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारे पास बैक्टीरियोफाज। देखिए बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस and that virus is present in bacteria, so that bacteria is already a parasite and then this virus is present in that bacteria, so we can call it hyperparasite. So there are hyperparasites, common example लिखेंगे bacteriophage, and bacteriophage is not a bacteria, it's a virus. स्टेटमेंट कंप्लीट कीजिए सारा। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन के रेफरेंस में कि ह्यूमन में कैसे न्यूट्रिशन है। तो इसके लिए हमारे चैप्टर का नाम ही होगा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा आवाज जबरदस्त तरीके से आता है, बोलो फिर से कोशिश करो। नेटवर्क था सही जगह पे बैठो ना तो आवाज आएगा और जाएगा, दोनों होगा। देखो अब हम लोग मैसेज करो, मैसेज फीड का टर्म देते हैं सर, जो खुद का स्पीशीज फीड करता है उसके लिए क्या अच्छा वो सब टर्म सुनना चाह रहे थे। लो तो देखो और बहुत सारा टर्म बता दे रहा हूँ। जैसे हम लोग कहते हैं फ्रूगीवोरस, जो फ्रूट पे, मैं ये सब कहानी नहीं लिखवा रहा था, मैंने कुछ और टर्म बताया था। तुम लोगों को आदत है कि क्योंकि वो सुना हुआ है कॉपी भरने का तो उसको सुनना चाहते रहते हो। फ्रूगीवोरस फ्रूट कभी नहीं दुनिया में पूछा जाएगा किसी कंपटीशन में। नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखते हैं सैंग्विवोरस। देखो बायोलॉजी में ना कॉपी बहुत लोग भरता है, लेकिन उससे कॉपी भरना कोई मायने नहीं रखता है। क्या पढ़ना है ये चीज डिसाइड करना ही बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट है। और ये एक्चुअली क्या होता है कि पटना के टीचिंग में यही होता है कि हम लोग 2-4 साल इसी में बिता देते हैं कि पढ़ना क्या है। तो आप लिखवा रहे हैं तो फ्रूगीवोरस अगर फ्रूट पे फीड करे, सैंग्विवोरस ब्लड पे फीड करे, कॉप्रोफैगस
कॉपरोफैगी और कॉपरोफैगस अगर ओन फिशेस पे अपने ही एक्सक्रीटा जो है, फिशेस टर्म यूज करते हैं स्टूल के लिए, इस पर अगर फीड करे, इसको बताने में खूब टीचर लोग टाइम लगाएंगे कि रैबिट एक एग्जांपल है, रैबिट के केस में वो अपने ही एक्सक्रीटा को खाता है फिशेस को, क्यों ऐसा करता है, तो भाई सेलुलोज का डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है इसलिए ऐसा करता है। तो कहानी में मत लगो यार, मेरे पढ़ाने के तरीका में आ रहे हैं तो पढ़िए जो कि पढ़ना है, जो जिससे कंपटीशन क्वालिफाई कीजिए। ये नहीं कि गांव के सबसे काबिल आदमी बन जाइए कि हम सबसे ज्यादा जूलॉजी जानते हैं, हम सबसे ज्यादा बॉटनी जानते हैं। compete करो। क्वेश्चन है किसी का? और टर्म देखिए, हर्बीवोरी जानते ही हैं, और हर्बीवोरस, ओमनीवोरी, ओमनीवोरस, कार्निवोरी, ठीक है सर। बोलो सर बोलो। एक्टोपैरासाइट को टेम्पोररी पैरासाइट नहीं ना बोल सकते हैं? बोलेंगे, एक्टोपैरासाइट को बताओ। टेम्पोररी पैरासाइट नहीं ना बोल सकते हैं? बोलेंगे, क्यों सर नहीं बोले, हमेशा बताइए। नहीं रहता है ना, मतलब टेम्पोररी। कैसे टेम्पररी सर हुआ? टेम्पोररी तो मतलब हमेशा नहीं रहता है। हाँ, यही मतलब ही होता है, मतलब इंटरमिटेंट का भी यही मतलब होता है। एक्टोपैरासाइट तो सर नहीं नहीं, डिफरेंस ये क्या है कहाँ कह रहे टेम्पोररी हैं कि, एक्टोपैरासाइट ये में? कहाँ मैंने बोला है कि जितना एक्टोपैरासाइट है वो सब टेम्पररी, ऐसा कहाँ बोला है मैंने टेम्पररी के बोले साथ नहीं, स्लैश मतलब लेके लिखा। कोई सुनिए स्टेटमेंट को, मैं बहुत स्पेसिफिक होकर बोलता हूँ, भेद टर्म नहीं यूज करता हूँ कभी भी। इंटरमिटेंट और टेम्पररी को एक साथ लिखते हैं ना, क्या यस लिखे सर। थे अभी? हाँ, मैंने उसके स्लैश देके एक्टोपैरासाइट लिखा है? नो सर। सर एक्टोपैरासाइट अलग लिखे हैं। हाँ, अलग लिखे हैं। तो जो बॉडी पर पाया जाए, बाहर से है तो वो एक्टोपैरासाइट, अंदर है तो एंडोपैरासाइट। अब वो बॉडी पे कॉन्टिन्यूअली है तो परमानेंट है, तो कहना ही नहीं। और बॉडी पर वो कभी कभी आ रहा है तो परमानेंट पर, हाँ, आपके पास बहुत सारा एग्जाम्पल है कि सब परमानेंट क्यों आ रहा है। जो कभी कभी आ रहा है तब हम लोग उसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं कि वो इंटरमिटेंट या टेम्पररी। ऐसे मॉस्किटो का जो केस समझना है वो ना करेंगे आप, यही दिक्कत होता है इसमें। अभी जैसे मॉस्किटो है तो मॉस्किटो का केस ना सिर्फ एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे कि भाई मॉस्किटो हो गया कि वो आया, उसने खाया, अपना फूड लिया और चला गया, तो उसका जो पूरा लाइफ साइकिल का हम पार्ट हैं। लेकिन वो अभी क्लियर बोला कि उसका हैबिटेट हम नहीं है। हैबिटेट जब भी होगा तो वो वहां पे अपना एग लेइंग करेगा, वो हमारे बॉडी पे अपना एग लेइंग नहीं करता है, उसका लार्वा प्यूपा वो हमारे बॉडी पे नहीं ग्रो करता, वो पानी में ग्रो करता है। तो उसका हैबिटेट अपना है, और फूड इट विजिटेड आवर बॉडी, फिर वहां से चला गया, तब हम उसको कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे कि एक्टो का मतलब टेम्पररी नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये सब और किस किस फॉर्म में यूज किया जाता है वो कर सकते हैं। हाँ बोलो। नहीं सर। और भी था कैनिबलिज्म भी, वो भी आप सुनना चाह रहे थे। कैनिबलिज्म होता है कि अगर अपने ही स्पीसीज के मेंबर को खाए, जैसे कोई एक स्नेक है और वो अपने ही छोटे बच्चे को खा जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं कैनिबलिज्म। लेकिन जितना टर्म है ये सब फालतू का टर्म है, किसी एग्जाम में कहीं से कोई नहीं पूछा है। ठीक है, कॉपी भरने के लिए, कहानी सुनाने के काम आता है। एक्चुअली क्या है ना कि ये सर बार बार मॉस्किटो को इक्टोपैरासाइट में क्यों रखे हैं? किसको? मॉस्किटो को। तो क्या करें उसको, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? एक्टो मतलब क्या होता है? एक्टो मतलब तो वो किसी और के बॉडी पे आए, किसी और के बॉडी पे, ये आप मतलब बॉडी होता के है। आउटर सरफेस पे रहे। हाँ, एक्टो मतलब मतलब कि बॉडी के आउटर सरफेस। आउटर सरफेस है या नहीं ये नहीं पता है, मैंने सिर्फ एक्टो पूछा है। एक्टो मतलब आउट, एंडो मतलब इन। तो जो बॉडी के बाहर में रहता है उसको एक्टो कहेंगे, जो बॉडी के अंदर रहेगा उसको एंडो कहेंगे। तो बॉडी का बाहर तो सब यही है जो है। अब एंडो में फिर कई टर्म हो सकते थे, अब एंडो में कहाँ पर है,
कि ब्लड में है, कि टिश्यू में है, कि सेल में है, तो उसका फिर मैंने टैग बताया। आपके हिसाब से क्या लगता है मॉस्किटो क्या होना चाहिए? बोलो। एक लेकिन मतलब एक तो टेम्पररी दोनों में आ रहा है इसलिए पूछे। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एक आदमी कई चीज से आ सकता है। अभी जैसे यही बात तो समझने का चीज है। मान लो कि अभी मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप कह रहे थे अभी जैसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ तो मैं क्या हूँ? टीचर। जैसे इस कैमरा के उस साइड जाऊंगा तो मेरे बच्चे वहां बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मैं पापा होऊंगा। तो रेफरेंस पे ना बात करेंगे कि ऐसा कोई फिक्स कर दिया कि मैं टीचर हूँ, तब दुनिया के हर लोगों का टीचर हूँ, और फादर तो सबका फादर। ये क्यों आप वर्ड को ऐसे क्यों देखते हैं? बायोलॉजी को थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए। मैं इसको क्यों स्टार्ट के टॉपिक को बोल रहा हूँ कि हो सकता है आप में से कुछ लोग और भी कहीं से पढ़कर आए होंगे। जो बायोलॉजी को समझने का नजरिया है ना, उस पे जाइए। बायोलॉजी के भाष पे समझ लीजिए, कभी नहीं कंप्लीट होगा, समझे? तो जो एनसीईआरटी जिस एंगल से सोचता है, उस एंगल से सोचना स्टार्ट कीजिए। वो क्या कहना चाह रहा है, वो क्या करवाना चाह रहा है। आखिर क्या एनसीईआरटी के जो साइंटिस्ट हैं, जिन लोगों ने लिखा है उस बुक को, उतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, क्या उनको ये सब टर्म नहीं लिखने आता है? मॉस्किटो और ये सब, ये जो आपके कोचिंग के जो टीचर सब भर के कॉपी भरते हैं और बेकार में आपको परेशान करते हैं, उनको नहीं आता था? वो नहीं होता करते थे। इसका मतलब क्या है कि वो चीज नहीं रिलीवेंट। अभी जब आपको पढ़ना है तो आपके माइंड में चलना चाहिए डाइजेशन। जैसे अभी मैं इतना चीज बोल रहा हूँ, मैं अभी सबसे पढ़ाना चाह रहा था कि डाइजेशन कैसे किसको, डाइजेस्टिव सिस्टम का वो समझेंगे तो काम आएगा। ये नहीं कि अब मॉस्किटो, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन था कि एक्टोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के सरफेस पर है उसको एक्टोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर है उसको एंडोपैरासाइट है। अंदर वाले लेवल को पहले मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। फूड जो है वो लेने का होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब अगर मान लीजिए दुनिया के असाइनमेंट को लेके बैठना शुरू करें, क्या आप उसमें लिखवाता है लोग? इसलिए मैं आपको बोला, आपकी कोई गलती नहीं है। आप क्योंकि वो देखे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि करना। पैरट जो है वो सिर्फ फ्रूट खाएगा। देखो अब ये जो एनिमल है, ये जो है सिर्फ ब्लड खा रहा है, तो उसके लिए अलग नाम दे देंगे। पैरट जो फ्रूट जो खा रहा है, एक कच्चा फ्रूट खाने वाले का अलग नाम देगा, और पका हुआ फ्रूट खाने का अलग नाम देगा। ये सब कहानी मत करो मेरे दोस्त, कंप्लीट करना है। देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पर हो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग समझे तो जब भी हम लोग टर्म यूज करते हैं सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब ही होता है ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर। तो कोई भी ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जो डाइजेशन के लिए काम करता हो उसे हम कह देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेशन एक लूजली हम लोग टर्म यूज कर दिए, क्योंकि जो पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस है एक्चुअली यहाँ 5 प्रोसेस हो रहा है। इंजेशन भी हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डिजेशन, पांचों काम हो रहा है। लेकिन हम लोगों के लिए जो सबसे विजिबल है वो उसका डाइजेशन है। फूड देखते ही हम लोग ये समझ लेते हैं कि डाइजेशन हो रहा है मेन काम, क्योंकि हम इंजेशन होने को भी बहुत रेलिवेंटली नहीं समझ रहे होते हैं। सीधे लगता है फूड गया तो माउथ से ही डाइजेशन शुरू हुआ और पूरा प्रोसेस में हो रहा है। तो इसीलिए हम इसको कह देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, लेकिन ये पांचों काम के लिए। तो group of structures working for this overall process of holozoic nutrition is called as human digestive system. अब इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा डाइजेशन टर्म को भी समझ लेते हैं। डाइजेशन को अगर पूछा जाए कि डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, क्या है ये, कोई बताएंगे आप में से? देखो डाइजेशन के बारे में हम लोग समझे कि मान लो हम लोगों ने जो फूड लिया, वो फूड क्या है? मान लो एक रोटी खाया, दैट इज हैविंग स्टार्च। स्टार्च के बारे में आप जानते हो कि इट इज अ पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब है कि इट इज मेड ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। जैसे ये ग्लूकोज का बना हुआ है, तो ग्लूकोज यूनिट्स आपस में ऐसे मिलियंस ऑफ ग्लूकोज आपस में मिल गया, तब ये एक स्टार्च का फॉर्मेशन किया। अब इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्लूकोज तो है स्टार्च में, और हम लोग को ग्लूकोज चाहिए, हमारा पर्पस भी यही था। तो अब जब ग्लूकोज चाहिए तो अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने बॉडी सेल्स को देखें
तो इस बॉडी सेल के सरफेस पर इसका जो मेम्ब्रेन का पोर है उसका जो साइज है वो साइज इतना नहीं है कि वो स्टार्च को अपने अंदर आने दे। वो साइज इतना नहीं है कि वो स्टार्च जो है वो उसके अंदर इन कर सके। इसका मतलब स्टार्च क्या हो गया, इट इज ए नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड। नॉन डिफ्यूजिबल, ये डिफ्यूज नहीं कर सकता, ये डिफ्यूजन के थ्रू ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा है कि ये इस पोर से अंदर नहीं जा सकता। तो इसीलिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ रहा है कि इसको हम तोड़कर ग्लूकोज बना दिए इतना छोटा सा, अब ये ग्लूकोज यहाँ से जा सकता है। तो मीन्स ये नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म ऑफ फूड को चेंज कर देता है डिफ्यूजिबल फॉर्म। तो इसी बात से क्लियर है कि एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटा मॉलिक्यूल बनाता होगा, यानी कि ये एक तरह का ब्रेकिंग है। तो अब जब हम ब्रेकिंग कहते हैं तो ब्रेकिंग कहने पे हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म है लाइसिस और दूसरा टर्म है हाइड्रोलाइसिस। इफ यू कम टू ब्रेकिंग, कि ब्रेकिंग ऑफ अ लार्जर मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर, तब हमारे पास दो टर्म है, एक है लाइसिस, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग, हाइड्रोलाइसिस। लाइसिस टर्म हम लोग यूज करते हैं कि मान लो कोई एक बड़ा कंपाउंड है AB और ये टूट कर A+B बना दिया, तो हम लोग इसे कह देंगे कि ये एक तरह का लाइसिस है। इसमें जो यहाँ अगर कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो, दैट एंजाइम कैन बी कॉल्ड एज लाइज। बट सपोज इफ यू कम टू हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है कि इन दिस केस आल्सो AB हैज टू बी ब्रोकन। इस AB को ब्रेक करना है, लेकिन इस AB को ब्रेक करने के लिए पहले वाटर लिए, वाटर का डिसोसिएशन हुआ, वाटर के डिसोसिएशन से H+ एंड OH- का फॉर्मेशन हुआ। H+ बाइंड्स टू वन पार्ट एंड OH- बाइंड्स टू अनदर पार्ट। ये बाइंडिंग होने के बाद अब हम लोग देखें कि अगर यहाँ पर AH+ BOH का फॉर्मेशन हो जाए, यानी कि ये AB जो है वो टूटकर दो में बना, बट AH+ BOH के फॉर्म में अगर बन रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। Means hydrolysis is again breaking of a larger compound into a smaller, but through dissociation of water. इसके लिए वाटर डिसोसिएट किया और तब ये प्रोसेस हुआ है। मैं एक एग्जांपल लेकर अभी एक्सप्लेन करूंगा इसको हम कैसे कह रहे हैं कि ये हाइड्रोलाइसिस। तो पहले लिखिए डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में जो कॉपी जैसे लिखा हुआ है बोर्ड में, से पहले लिख लो और तब हमें इसके बाद स्टेटमेंट लिखना है। लाइसिस में इट इज ब्रेकिंग ऑफ larger molecule into a smaller। और हाइड्रोलाइसिस क्या है, ब्रेकिंग ऑफ a larger molecule into a smaller assisted by dissociation of water। तो एक कोई भी कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन का डाइजेशन, इसका एक एग्जांपल लेकर और हम लोग देखते हैं कि ये किस तरह से डिसोसिएशन, किस तरह से ये हाइड्रोलाइसिस। मिटा दो सर इसे। फोटोलाइसिस क्या होता है सर? अगर ब्रेकिंग इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, जैसे यहाँ पे देखो हाइड्रोलाइसिस, वाटर ने काम किया ब्रेकिंग का, अगर यही काम वाटर की जगह पे लाइट अगर उसका ब्रेकिंग का काम कर दे तो उसको कह देंगे फोटोलाइसिस। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहां पर जो वाटर का ब्रेकिंग है वो लाइट के कारण हुआ है, इसीलिए उसको कह देंगे फोटोलाइसिस। यहाँ पर जो ब्रेकिंग है AB का वो वाटर के कारण हुआ है, इसलिए इसको कह देंगे हाइड्रोलाइसिस। मिटाऊं इसे। नॉन डिफ्यूजिबल से डिफ्यूजिबल एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा अभी पूरा डाइजेशन का। देखो
मान लो कि अगर आप कोई भी एक प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये टूट कर क्या बनेगा, एमाइनो एसिड। यही होता है, प्रोटीन अगर ब्रेक करेगा तो एमाइनो एसिड ही रिलीज करेगा। तो मान लीजिए कि कोई एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं, H2NC, देखो ये एक प्रोटीन है, जिस प्रोटीन में यहाँ पर इसके पास देखो ये एक और ये एक, ये दो यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड है और इस दो पेप्टाइड बॉन्ड ने 3 अमाइनो एसिड को जोड़ा हुआ है। इतना एक अमाइनो एसिड, ये इतना अमाइनो एसिड और ये इतना एक अमाइनो। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही यहाँ पे डाइजेशन करना है तो देखिए क्या होगा, जो वाटर है उस वाटर का डिसोसिएशन होगा। वाटर के डिसोसिएशन से दो चीज बनेगा, OH माइनस एंड H प्लस। This OH minus binds to this carbon and this H plus binds to this nitrogen. फिर यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक वाटर है, तो इस वाटर से बना OH माइनस और H प्लस। ये OH माइनस आकर बाइंड किया इस कार्बन से और H प्लस आकर बाइंड किया। देख रहे हैं ना कि वाटर का डिसोसिएशन हुआ H प्लस एंड OH से। H प्लस एक पार्ट से बाइंड किया, OH माइनस दूसरे पार्ट से बाइंड किया। जब ये बाइंडिंग हुआ तो बाइंडिंग के बाद देखो क्या हो गया, इस जगह पर हम लोग देख रहे होंगे H2NCH R C डबल बॉन्ड O। अब ये इसके साथ क्या बाइंड किया था, OH। जैसे ही अब OH से ये हो गया, कार्बन का अपना चार्ज वैलेंसी कंप्लीट हो गया, तो इतना एक अमाइनो एसिड निकल गया। अब ये वाला H जो आया है वो किससे बाइंड किया, नाइट्रोजन से। इसके पास पहले से अपना था ही। फिर देखो ये OH आकर इसके साथ बाइंड कर चुका है, यहाँ OH को बाइंड करा दिए। फिर इसका H जो है वो किसके साथ बाइंड किया, इस नाइट्रोजन के साथ। तो इस पूरे प्रोसेस में हम लोग क्या देखे कि नाउ दिस पॉलीपेप्टाइड इज गेटिंग ब्रोकन इनटू these 3 amino acids. How the bond has been broken? This breaking is a type of hydrolysis, because at each level the water first dissociated into H plus and OH minus. It bound with the different parts and now releasing out. तो जो ये प्रोटीन था, मान लो अगर 1000 है तो 1000 निकल जाएगा। तो ये सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड को इसने ब्रेक किया और इस प्रोसेस को ही हम लोग कहेंगे डाइजेशन। तो अगर प्रोटीन है तो उस केस में इस बॉन्ड का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। और मान लो कि अगर कार्बोहाइड्रेट है तो वहां पर इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर मान लो ये फैट है तो वहां पर उसका नाम क्या है, ईस्टर बॉन्ड। तो यहाँ पर पेप्टाइड, कहीं पर इसका नाम ग्लाइकोसिडिक होगा, कहीं पर नाम इसका ईस्टर बॉन्ड होगा, लेकिन बेसिक प्रोसेस हमेशा ऐसे ही। ठीक है, तो ड्रॉ कीजिए इसको। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। सर इसको ज्विटर आयोनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। नहीं बोलते हैं, जिस समय जो पढ़ा जा रहा है ना वही पढ़ो, समझे। जब ट्विटर एंड पढ़ाएंगे तब पढ़ना, क्लास का स्पीड मत स्लो कर। सब लोग पढ़ने के चैप्टर पढ़ने के लिए आए, एक समय एक ही चैप्टर पढ़ सकते हैं। नाम ही बोल रहे हो ट्विटर एंड, कहाँ पे तुमको आयन दिखाई दिया है? हाँ?
चलिए लिख चुके हैं सभी लोग, मिटा दूं? नो सर। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। डाइजेशन को मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ड्रॉ करते रहो। डाइजेशन इज केमिकली हाइड्रोलाइसिस। ये एक पॉइंट हुआ समझने के लिए। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर है जैसे डिफाइन करेंगे, तो डाइजेशन इज ए बायोफिजियोकेमिकल process through which non-diffusible form of food is changed into diffusible and assimilable form of food. देखो दो चीज मैंने टर्म यूज किया कि चेंज किसमें हो रहा है, डिफ्यूजिबल एंड एसिमिलेबल। डिफ्यूजिबल का मतलब तो हो गया कि जो मैं सेल के अंदर डिफ्यूज कर सके, पहुंच सके, और एसिमिलेबल का मतलब होता है यूजेबल, यूटिलाइजेबल। तो अगर हम इस प्रोटीन को तोड़कर एमाइनो एसिड बनाए, नाउ एमाइनो एसिड इज एसिमिलेबल फॉर्म, बिकॉज अब हम इस एमाइनो एसिड का यूज करके जिस तरह का दूसरा कोई प्रोटीन अपने काम का चाहेंगे तो उसको हम उस तरह में चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए कि ये जो प्रोटीन आया है, ये प्रोटीन आया किसी एक चिकन से। हमने फूड में चिकन लिया और इस चिकन में जो प्रोटीन था वो हमारे बॉडी में आया। उस प्रोटीन को हम लोग डाइजेस्ट किए, उसको हम लोगों ने हाइड्रोलाइसिस के थ्रू ब्रेक किया, तब हम लोग को एमाइनो एसिड मिल गया। अब जब हमारे पास फिर से ये जो एमाइनो एसिड है, तो दुनिया में जितने भी एमाइनो प्रोटीन्स हैं वो 20 एमाइनो एसिड के बने हैं, मतलब कम या अधिकतम 20। तो वो जो 20 एमाइनो एसिड्स का ही वो बना हुआ है। और अब अगर हमको ये रॉ फॉर्म में मिला, मींस अगेन वी कैन यूज इट टू फॉर्म those proteins which are required as per our body requirement। हम इस एमाइनो एसिड को फिर से यूज करके एक नया प्रोटीन बनाएंगे। कैसा प्रोटीन? which is required in our body। क्योंकि जो किसी दूसरे एनिमल से जो प्रोटीन आया है, that protein was as per requirement of that animal, that is not according to our requirement। तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो इसको बना सकते हैं,
इसीलिए इसको हम कह रहे हैं एसिमिलेबल, इट इज यूटिलाइजेबल। तो ये डिफ्यूजिबल भी होना चाहिए और साथ ही साथ एसिमिलेबल भी होना चाहिए, तब हम इसे कहेंगे कि ये प्रोसेस है डाइजेशन। इसमें क्या क्या टर्म यूज किए? बायो फिजियोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रोसेस है क्योंकि लिविंग में होता है, फिजिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल मूवमेंट्स है। मान लो फूड के लिए हमने च्यूइंग का प्रोसेस किया, हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्सिस, ये सब चेंजेस अभी पढ़ेंगे, तो इसलिए हम उसको फिजिकल कह रहे हैं। केमिकल तो है ही क्योंकि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन तो दिख ही रहा है, तो इसलिए ये बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है, फिजिकल भी है और केमिकल भी। अब देखते हैं, तो इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम डिफाइन करें तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ द ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर्स व्हिच इज वर्किंग। शुरू से अब पढ़ते हैं अब कौन सा स्ट्रक्चर है, कहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग देखें कि ये पूरा का पूरा जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके दो पार्ट है। द वन इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल and second is associated glands. Alimentary canal and associated glands means what? अगर हम अपने बॉडी को देखें तो ये माउथ से शुरू हो रहा है और माउथ से शुरू होकर ये हम लोग देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पार्ट से होते हुए और फिर ये फाइनली हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोगों के लास्ट पार्ट एनस तक जा रहा है। तो ये जहां से शुरू हो रहा है दैट इज माउथ, खत्म हो रहा है दैट इज एनस। तो ये जो हो गया डस्ट लाइक स्ट्रक्चर स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, इट इज द एलिमेंट्री कैनाल। अलोंग विथ दैट हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर देखें तो कई तरह के ग्लैंड्स हैं, जैसे सैलिवरी ग्लैंड है, जैसे हम लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर लीवर का प्रेजेंस है, गॉल ब्लैडर का प्रेजेंस है, पैंक्रियाज का प्रेजेंस है। तो इस तरह से हमारे पास ये सभी जो ग्लैंड्स हो गए, these are the associated glands. So human digestive system means both the parts, this alimentary canal starting from mouth to anus, and at the same time the associated glands like salivary gland is there. At the same time there is liver, gallbladder, pancreas, ये सभी जो हो गए, उसके साथ ही बहुत सारा नाम आएगा। तो इन सारे ग्लैंड्स को मिलाकर और तब हम कहेंगे कि ये जो हो गया पूरा इट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका मतलब है कि दैट डाइजेस्टिव सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। तो हम सबसे पहले माउथ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहले यहाँ लिखो एलिमेंट्री कैनाल प्लस एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल में हम लोग लिखेंगे लॉन्ग डक्ट extending from mouth to anus। ठीक है। एसोसिएटेड ग्लैंड्स में हम लोग लिख सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड, different types are there, we will study liver, gallbladder and pancreas. So taken all together it is making the human digestive system. So now we start with the oral cavity, mouth। अभी वो डायग्राम कुछ स्पेसिफिक मैंने ड्रॉ नहीं किया है, बस इन जनरल ड्रॉ किया था, इसलिए तो नहीं जाएंगे। मिटा रहा हूं इसको। देखो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने माउथ पार्ट्स के बारे में। तो इसी के लिए टर्म यहाँ पर यूज करते हैं ओरल कैविटी। हम लोगों के केस में ये जो पूरा माउथ का कैविटी है इसको कहते हैं ओरल कैविटी। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द लोअर पार्ट मैंडिबल, द अपर पार्ट मैक्सिला
एंड साइड वॉल मेड ऑफ जाइगोमेटिक। लोअर जो बोन है वो हो गया है मैंडिबल है, जो अपर है दैट इज मैक्सिला, और जो साइड है वो जाइगोमेटिक का एक्सटेंशन इस तरह से पाया जाता है। मतलब जो ओरल कैविटी है वो ओरल कैविटी एक्चुअली एक कैविटी है सराउंडेड बाय 3 मेजर स्ट्रक्चर्स। द लोअर जॉ फॉर्म्ड ऑफ मैंडिबल, द अपर जॉ मेड ऑफ मैक्सिला एंड द लैटरल वॉल मेड ऑफ जाइगोमेटिक। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बोन एक्चुअली जाइगोमेटिक ये वाला है और यहाँ से सिर्फ इसके मसल्स कवर किए हो। ओरल कैविटी जिसको हम लोग ह्यूमन के केस में ओरल कैविटी कह रहे हैं, इसी को फ्रॉग में हम लोग बोल देते हैं बक्कल कैविटी। So buccal cavity term is also there, but it is not applicable for human. In human, we should use specifically oral cavity. Human में कभी भी buccal cavity term use नहीं करेंगे। अब कोई भी फूड है वो फूड सबसे पहले ओरल कैविटी में ही आएगा। तो इस ओरल कैविटी में फूड तो आएगा ही, लेकिन हम लोग देखें तो ऑलवेज दिस माउथ इज गेटिंग ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज, मीन्स it is in direct contact with this air. So definitely इस air में जो है there are different types of germs, microbes present in that air. तो जब भी हम इतना हमारा माउथ ओपन एंड क्लोज हो रहा है तो जो भी जर्म्स इस एयर में प्रेजेंट हैं, there is possibility that those germs may enter into our mouth. तो इसीलिए फूड से पहले हम देखें कि अब ये सबसे एक ऐसा ओपनिंग है जिससे अगर जर्म जाए वो पूरे के पूरे हमारे बॉडी में पहुंच सकता है। तो इसीलिए सबसे पहले ओरल कैविटी में ही एक डिफेंस मैकेनिज्म है, और उस डिफेंस मैकेनिज्म का पर्पस ही ये है कि अगर कोई जर्म्स हमारे ओरल कैविटी में आ जाए तो हम उसको ओरल कैविटी में ही खत्म करें। इट शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर इनसाइड। तो इस काम के लिए अगर हम अपने ओरल कैविटी को देखें तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उन स्ट्रक्चर्स को देखिए हम क्या कहेंगे और क्या है वो। So suppose it is this circle is representing the oral cavity. Here this part is representing देखो, तो इस oral cavity में we have group of different lymphoid organs और tissue, और ये जो lymphoid tissue है स्ट्रक्चर सीधा बोलो, इसका सबसे कॉमन फॉर्म है, इसको हम लोग कहते हैं टॉन्सिल। तो टॉन्सिल टर्म इज यूज्ड फॉर द लिम्फाइड स्ट्रक्चर। अब ये लिम्फाइड स्ट्रक्चर जो माउथ में है उसको हम कह रहे हैं टॉन्सिल, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा स्प्लीन है, दैट स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फाइड स्ट्रक्चर। स्प्लीन भी एक लिम्फाइड स्ट्रक्चर है, लेकिन टॉन्सिल टर्म हम अप्लाई करते हैं ओनली फॉर द लिम्फाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन आवर ओरल कैविटी। अब इस टॉन्सिल के बारे में देखो तो सबसे पहले हम लोग जब माउथ को ओपन करते हैं तो वी कैन हैव वन पाल्पेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये जो यहाँ पे पाल्पेटिंग स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं उवुला, और इसके दोनों साइड में जो है इसे हम कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। So that is in the pharynx region, so named as pharyngeal. फेरिंग्स टर्म हम लोग यूज करेंगे, ये माउथ है और फिर ये फूड नीचे से आ रहा है तो उस एडजॉइनिंग पार्ट से, मतलब ये जो हम लोगों का है माउथ, तो यहाँ से माउथ से ये गया, ये जो पूरा एरिया है ना, इस एरिया को ही हम लोग कह देते हैं फेरिंग्स। तो दैट टॉन्सिल इज प्रेजेंट हियर, तो इसीलिए हम लोग इसका नाम दे दिए कि इट इज द फेरेंजियल टॉन्सिल। जो सेकेंड हम लोगों को टॉन्सिल दिख रहा है वो यहाँ पर है, यहाँ मतलब बता रहा हूं, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं ट्यूबल टॉन्सिल। देखो ट्यूबल टॉन्सिल क्या है, हमारा जो मिडिल ईयर है दैट इज कनेक्टेड टू आवर ओरल कैविटी थ्रू ए डक्ट, दैट डक्ट इज कॉल्ड एज यूस्टेचियन ट्यूब। तो एक्चुअली जो ट्यूबल टॉन्सिल है इट इज एट द ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। जहां पर यूस्टेचियन ट्यूब खुलता है ओरल कैविटी में उसी जगह पर पाया जाएगा, तो ये ट्यूबल टर्म आया फ्रॉम यूस्टेचियन ट्यूब। तो ये दो मिडिल ईयर तो दोनों तरफ है, ये भी फेरेंजियल टॉन्सिल भी पेयर में, ट्यूबल टॉन्सिल भी पेयर में। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर
तो एक हम लोग देखेंगे कि हम लोगों के बेस पर यहाँ पर एक पेयर ऑफ टॉन्सिल है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। देखो लिंगुअल टर्म फॉर लिंगुआ, लिंगुआ टर्म इज यूज फॉर टंग। तो जो हमारा टंग है उसके बेस पर दोनों साइड में होता है टॉन्सिल, तो इसे हम लोग कहते हैं लिंगुअल। तो इस पूरे स्ट्रक्चर में हम लोग देख रहे हैं कि ओरल कैविटी में वी आर ऑब्जर्विंग 4 टाइप्स ऑफ टॉन्सिल। lingual tonsil at the base of oral cavity, that is below tongue. Tubal tonsil at the opening of eustachian tube. Pharyngeal tonsil in the pharynx region. All these three are in pair. इधर भी है, इधर भी है, both sides. But this uvula, it is a single one, unpaired, and that is the reason it is also called as third tonsil. क्योंकि इस माउथ जब हम ओपन करते हैं तो वहां पर वो एक सिंगल स्ट्रक्चर है, उसके तरफ बीच साइड में 2 हो गया और बीच में एक है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज थर्ड टॉन्सिल। देखिए टॉन्सिल सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी डिफेंस के लिए काम करता है, तो इसीलिए ये सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा जो रिस्पॉन्स देगा कि बॉडी में इंफेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। मान लो हमारे बॉडी में अगर किसी भी तरह का इंफेक्शन है तो सबसे पहले इस टॉन्सिल का एनलार्जमेंट होगा। मान लीजिए आपको कोई कॉमन फीवर हुआ या कभी भी सिंपल किसी भी कंडीशन में आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको कहते हैं माउथ खोलो, बोलो आ बोलने से क्या दिखता है, दैट्स यूबुला। तो दैट डॉक्टर चेक्स द साइज ऑफ उबुला। अगर उबुला बड़ा है, सोलन है, रेडिश है, इसका मतलब है कि बॉडी में इंफेक्शन है। अगर नहीं है इसका मतलब इंफेक्शन नहीं है। तब वो फिर क्या करते हैं, यहाँ चेक करते हैं। यहाँ पर वो क्या देखते हैं, वो यहाँ पर लिंगुअल टॉन्सिल के साइज को देखते हैं। फिर वो क्या करते हैं, यहाँ पर छूते हैं। यहाँ क्यों छूते हैं, ट्यूबल टॉन्सिल के साइज को देखते हैं। इन सब में अगर उनको कंफर्मेशन अगर हो रहा है कि ये है, तब फिर वो यहाँ पे प्रेस करते हैं। यहाँ क्या प्रेस करते हैं, स्प्लीन को दबाकर स्प्लीन के साइज को चेक करते हैं कि अगर ये सारे स्ट्रक्चर्स बढ़े हुए हैं साइज में, इसका मतलब है कि बॉडी में इंफेक्शन है, और अगर इसमें कोई एनलार्जमेंट नहीं हुआ है इसका मतलब इंफेक्शन नहीं है। तो इस तरह से टॉन्सिल सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है, और ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर है। ये सारे नाम पहले इसको ड्रॉ कर लो, एक एक स्टेटमेंट लिख। कोई है यहाँ पर, वो जो कोई है ना, या रिस्पॉन्ड करो तो। कोई है या रिस्पॉन्ड करो। कोई है, प्लीज रिस्पॉन्ड। अनम्यूट देम। अब आप अनम्यूट कर सकते हो, कोई है भी अनम्यूट कर सकते हैं। बताओ, ये मतलब ये क्लास करने का, ये कोई कॉलेज है जी, कॉलेज आए हो, मुझे चैट डिसेबल करना पड़ता है, तो नाम के लिए बोलना पड़ता है। ये तो आप अपने विलिंगनेस से आए हो ना, मैं भी आपको विलिंगनेस से पढ़ा रहा हूँ ना। मेरा क्या कहीं पर किसी से कोई ये है कि हाँ आपको पढ़ाना पड़ेगा, हम कंपल्सन में है, आपको आना पड़ेगा, कंपल्सन में है। कोचिंग वैसे भी एक मतलब कंपल्सरी एजुकेशन थोड़ी है। कंपल्सरी एजुकेशन है स्कूल कॉलेज जाना, और उसके बाद जाकर यहाँ पे पढ़ना है, तो उसमें भी अलग तरह का। पिछले भी क्लास में सब चैटिंग वैटिंग, कभी चैटिंग डिसेबल करना पड़ता है। थोड़ा और भी चीजों को समझना चाहिए कि मान लो क्लास के लिए आप जो क्लास कर रहे होते हैं, तो आप जो चैटिंग कर रहे हैं, क्लास को इसको होस्ट कर रही होती है मेरी बेटी, हाँ, वो भी क्लास 7 में है, और आप जो चैट कर रहे हो तो शी इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग।
कि क्या चैटिंग चल रहा है, मतलब क्या वो तब ये सीख लेगी कि हाँ जो क्लास 11-12 में बच्चे ऐसे ही करेंगे। तो थोड़ा सा कुछ चीजों को समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह का नाम रख के क्लास में बैठे, इससे थोड़ी होता है जी। अपने काबिलियत से आगे रिकॉग्नाइज होता है। कोई है और जेम्स बॉन्ड और 0007 ये सब लिखने से जेम्स बॉन्ड बन जाता है। राइट डाउन सम स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में लिखिए, टॉन्सिल इज lymphoid structure present in oral cavity. Lymphoid structure present in oral cavity. It works for body defense. It is the first to respond against entry of पैथोजन। कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करेगा तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वो यही टॉन्सिल है, और रिस्पॉन्ड करके क्या बनाएगा, लिम्फोसाइट्स बनाता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर एक यूवुला के लिए लिख रहा हूं मैं सिर्फ, यूवुला is also called as third tonsil. It is the only unpaired tonsil. यहाँ पे सिर्फ ट्यूबल टॉन्सिल के लिए नाम लिख लेना कि ट्यूबल टॉन्सिल इज एट द ओपनिंग ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर ये समझ पाए कि टॉन्सिल के बारे में आज इतना तक पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में अब इसके जो मेजर पार्ट्स हैं जो डाइजेशन से रिलेटेड, अब उस पर आते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सर क्वेश्चन ये सर, बॉन्ड बता दीजिए सर थोड़ा सबका। क्या बता दूं? बॉन्ड बॉन्ड सर, प्रोटीन कार्बो मतलब कार्बोहाइड्रेट और थोड़ा सा नाम। यस सर। प्रोटीन में होता है पेप्टाइड बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में होता है, बायोमोलिक्यूल्स में नहीं पढ़ा था जी क्लास 11 में मनीष? पढ़े सर, पढ़े सर, कंफ्यूजिंग हो जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और लिपिड में होता है ईस्टर बॉन्ड। बताऊंगा मैं आगे ये सब। बायो में जनरली लोग बायोमोलिक्यूल्स में सिर्फ नाम लिखा कर निकल जाते हैं, वो सब चैप्टर में टाइम देना चाहिए, वो सब में कुछ समझने का चाहिए सर। ये हाँ सर लास्ट पॉइंट एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, सही से दिख नहीं रहा।
यहाँ पर जो लिखे हैं इधर uvula, नीचे सर, हाँ सबसे ऊपर सर। हाँ वही कह रहा हूँ, uvula is also called as third tonsil. It is the only unpaired tonsil. ये unpaired है, बाकी सब पेयर में है और ये एक है, सिंगल है नंबर में, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा थर्ड टॉन्सिल, क्योंकि जब माउथ ओपन करते हैं तो ये दोनों पेयर में, और एक 3 है तो 2 हो गया पेयर और ये तीसरा, ये थर्ड टॉन्सिल। सर यूवेला का कोई और वर्क है? कोई और वर्क भी है सर यूवेला का? नहीं, टॉन्सिल के रूप में काम करता है। जब ये मान लो किसी कंडीशन में जो हम लोग टर्म यूज करते हैं ना, टॉन्सिलाइटिस, तो टॉन्सिलाइटिस के केस में मेनली फेरिंजियल टॉन्सिल का स्वेलिंग होगा, और ये स्वेलिंग होने के बाद जिस समय हम फूड एनगल्फ कर रहे हैं, निगल रहे हैं, तो वो पेनफुल होगा, मतलब ये पैसेज देता है फूड के एनगल्फिंग के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकता है, कंट्रोलिंग जो है वो ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस का काम है। तो इसका काम, टॉन्सिल का काम मेनली लिम्फाइड स्ट्रक्चर ही है, डिफेंस के रूप में ये काम करता है। लेकिन जब टॉन्सिलाइटिस होता है तो फूड निकलना क्यों पेनफुल होगा, क्योंकि फेरिंजियल टॉन्सिल का भी साइज बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, तो फूड यहाँ से जब पास करेगा तो वो दैट गिव्स द पेनफुल सेंसेशन। अलग फंक्शन नहीं है और कुछ। चलिए ठीक है, फिर आज यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, you end the class.